Hello students, this is Satish Sarkvanshi and today we have discussed pedagogy. In the topic of the pedagogy we have to discuss important terminology. अक्सर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे टर्म होते हैं जिन टर्म की वजह से, जिन टर्म को हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में वो टर्म होते क्या है, जो है उनको कहते क्या है। तो उनके लिए कोई वर्ड होता है, जैसे पेडागोजी में एक वर्ड यूज किया जाता है JARGON, जार्गन। जो वर्ड होते हैं जार्गन्स, कुछ वर्ड्स होते हैं, अगर ये एक है, एक से अधिक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जार्गन्स हो जाएगा। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ड्स हैं क्या, ये जार्गन्स क्या हैं, ये समझेंगे, उसके बाद में देखेंगे। देखिए जार्गन्स क्या होता है कि किसी भी, हर डिपार्टमेंट की कुछ न कुछ अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है ना। हम देखते हैं कि जैसे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, वो हर डिपार्टमेंट के अलग अलग होते हैं, हर अपने बिजनेस के अलग अलग होते हैं, हर टीम के सेक्शन के अलग अलग होते हैं। तो हम पहले इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि लैंग्वेज यूज्ड बाय पीपल हु वर्क इन पर्टिकुलर एरिया, यानी इसका मतलब क्या है, लैंग्वेज यूज्ड बाय पीपल हु वर्क, जो काम करते हैं, कहाँ पर, किसी पर्टिकुलर एरिया में बात करते हैं। तो इन अ पर्टिकुलर एरिया, इन अ पर्टिकुलर एरिया, इसकी हम मीनिंग भी लिख देंगे, इसकी हिंदी लिख देंगे, समझ जाएंगे। और हु हैव अ कॉमन इंटरेस्ट, और हु हैव अ कॉमन इंटरेस्ट। पहले इसकी मीनिंग को हम समझें कि एक ही जगह पर काम करने वाले हर तरह के व्यक्तियों में क्या होता है कि अलग अलग समझने के लिए कुछ ना कुछ टर्म यूज कर लेते हैं। जैसे टीचिंग स्टाफ है, तो टीचिंग स्टाफ के लिए क्या है, क्लासेस की अगर हम बात करें तो लिख दिया, एग्जाम्पल के रूप में लिख दिया क्या, कहा TTS। अब एक शॉर्ट फॉर्म हो गया, TTS का मतलब डेज को बता दिया, कहा ये हो गया ट्यूसडे, फिर हो गया थर्सडे, और फिर हो गया सैटरडे। या फिर कहीं लिख दिया MWF, तो इसका मतलब वही हो गया मंडे, ये हम सब जानते हैं, वेंसडे और फ्राइडे। अगर ये किसके द्वारा, मोस्टली किसके द्वारा यूज किया जाता है, टीचिंग स्टाफ के द्वारा। कोई टीचिंग स्टाफ का कैंडिडेट यूज करेगा तो ये जो है जार्गन्स यूज करेगा, शॉर्ट फॉर्म्स यूज करेगा, अपने एब्रिविएशंस यूज करेगा, कुछ अपने पर्टिकुलर वर्ड्स यूज करता है। जैसे कोई मेडिकल का टर्म कैंडिडेट है वो यूज करेगा, जैसे BD, कोई मेडिसिन लेना है तो कहेंगे मेडिसिन लेना है, बोथ टाइम लेना है, या TDS, 3 टाइम लेना है कि 2 टाइम लेना है, ये उसके अपने टर्म है। तो इस तरह के कोई पर्टिकुलर एरिया में कहीं पर काम करने वाले लोगों के द्वारा यूज किया जाता है। अगर बाय द वे अगर बिजनेस टीम के लिए कोई यूज करेगा BDM, अब इसका मतलब बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, इस तरह के अपने अपने कुछ टर्म्स होते हैं, तो इनको बोलते क्या हैं, जार्गन्स होते हैं। अब हम लोग अगला टर्म बात करते हैं, लेक्सिकल वर्ड्स। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है, एक आपके एग्जाम में पूछा जाता है
LEXICAL, लेक्सिकल वर्ड्स। कई बार इन लेक्सिकल वर्ड्स को अन्य नाम से भी जानते हैं, कंटेंट वर्ड्स। तो कंटेंट वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं, चाहे इन्हें लेक्सिकल वर्ड्स बोलो या फिर इन्हें कंटेंट वर्ड्स के नाम से जानते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। क्या डेफिनेशन है? इट इज अ सिंगल वर्ड, अ पार्ट ऑफ अ वर्ड। यानी कैसा है? इट इज अ सिंगल वर्ड और अ पार्ट ऑफ अ वर्ड। ये क्या होता है? या तो एक सिंगल वर्ड होता है, या किसी वर्ड का एक पार्ट होता है, या कह सकते हैं और अ चेन ऑफ वर्ड। ये भी कह सकते हैं कि और अ चेन ऑफ चेन ऑफ वर्ड। ये भी कह सकते हैं एक पूरी वर्ड की चेन हो, सीरीज हो। इसको बोलते हैं, क्या करता है ये? सॉरी, दैट फॉर्म्स द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ, जो बनाता है, दैट फॉर्म्स अ बेसिक एलिमेंट, जो बनाता है, एक मूलभूत तत्व बनाता है। किस चीज का? बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज वोकैबुलरी, ऑफ अ लैंग्वेज वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी, अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में बहुत बड़ी डेफिनेशन है। अगर शॉर्टकट तरीके से समझें तो हम जानते हैं इसका तरीका क्या है कि ऐसे वर्ड जो किसी सेंटेंस में यूज करने के बाद में अपना वो कोई मीनिंग देते हो। तो पहले हम अपना कोई मीनिंग देते हूं, जैसे मान लिया तमाम प्रकार के, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपना वो खुद मीनिंग नहीं देते, वो सेंटेंस के मीनिंग को निकालने में हेल्पफुल होते हैं, सहायक होते हैं। तो सेंटेंस का अर्थ निकालने में सहायक हो तो उनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे मैंने कहा कि हमने कहा कि यू आर रीडिंग, एक सेंटेंस हमने लिख दिया। तो जो हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब की सहायता करने के लिए आया है, इसकी अपनी कोई मीनिंग नहीं है। तो ये हमारा लेक्सिकन वर्ड नहीं है, ये हमारा कंटेंट वर्ड नहीं है। लेकिन हमने कह दिया कि रीडिंग है, राइटिंग है, प्लेइंग है, ये जितने वर्ड हैं ये मेन वर्ड हैं, और इनसे एक पर्टिकुलर एक्शन के बारे में पता चलता है। और पर्टिकुलर एक्शन के बारे में पता चले तो समझ लेना है कि ये वर्ड कैसे हैं। लेक्सिकन का मतलब ही होता है शब्दकोश, डिक्शनरी। तो उसी से बना है लेक्सिकल वर्ड। इसके एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं वर्ड्स में क्या क्या। इसके जो एग्जाम्पल में हम बात करें वर्ड में क्या क्या आते हैं, तो वर्ड्स की बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं लव, हेट, डॉग, प्ले, ट्री, प्लांट। तमाम ऐसे वर्ड हैं, तमाम ऐसे वर्ड हैं जिन वर्ड्स को, तमाम ऐसे वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स को जो हम लोग देखते हैं कि इनकी अपनी कोई मीनिंग है। तो ये क्या है? वर्ड है। ऐसा भी हो सकता है कि
पार्ट्स ऑफ वर्ड हों, पार्ट्स ऑफ वर्ड होंगे तो इनमें क्या होता है, पार्ट्स ऑफ वर्ड में क्या होता है, जो है ये वर्ड के एग्जाम्पल हैं। अगर हम एग्जाम्पल किसके लिखें, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स के लिए बात करें तो पार्ट्स ऑफ वर्ड का मतलब है इसमें क्या आएंगे, या तो प्रीफिक्स आएंगे, प्रीफिक्सेस आएंगे, या फिर क्या आएंगे, सफिक्सेस आएंगे। प्रीफिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, उपसर्ग, और सफिक्सेस को हिंदी में क्या कहेंगे, प्रत्यय। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी वर्ड के लास्ट में पहले कोई वर्ड आ जाएगा तो ये पार्ट्स ऑफ वर्ड। जैसे कोई एक एग्जांपल हमने ले लिया, हमने एक वर्ड लिखा, सेंस लिखा, SENSE। किसी सेंस का मतलब है किसी चीज का भाव होना, किसी चीज का सेंस होना। अब इसी में हमने क्या कर दिया, कोई एक वर्ड आगे इसके लगा दिया तो हमने क्या, ये वर्ड बन गया। अब इसी को हमने एक नया वर्ड बना दिया, लिख दिया क्या, नॉन लगा दिया, तो कंप्लीट बन गया क्या, नॉनसेंस। तो नॉनसेंस यानी जो मेन वर्ड के पहले हमने ग्रुप ऑफ लेटर्स लगा दिया, अब इस कंप्लीट वर्ड की मीनिंग होगी क्या, बेवकूफी। बेवकूफी इसका मतलब है ये वर्ड बन गया। जैसे हमने कोई वर्ड लाउड एक शब्द लिया, LOUD, लाउड मीन्स होता है जोर या तेज। इसी में हमने बना दिया क्या, लाउड से लाउडेस्ट, लास्ट में EDST बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सफिक्स हो जाएगा। तो सफिक्स भी ये वर्ड का ही एक पार्ट होता है, ये वर्ड था और इसी का ये पार्ट है। तो ये पार्ट्स ऑफ वर्ड्स भी होता है, ये भी किसका हिस्सा होगा, लेक्सिकल का होगा। कुछ फ्रेजल वर्ब्स होते हैं वो भी लेक्सिकल का ही पार्ट होते हैं। कौन कौन फ्रेजल वर्ब हैं, जैसे कोई एक वर्ड हमने लिख लिया, ये भी सब लेक्सिकल के, तो ये पार्ट्स ऑफ वर्ड हो गया। यानी हम लोगों ने पहला एग्जांपल देखा किसका, वर्ड्स का, फिर पार्ट्स ऑफ वर्ड्स का। अब हम एग्जांपल देखें किसका, फ्रेजल वर्ब्स का। कुछ फ्रेजल वर्ब हैं, उसमें उसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे ब्रिंग अप, ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना। ब्रिंग अप वर्ड क्या है, पालन पोषण करना। तो ये भी आपका क्या है, टेक केयर ऑफ, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है ना, कह दिया किसी से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो ये सब हमारे वर्ड क्या है, फ्रेजल वर्ब है, ये भी कंटेंट का पार्ट है। कोई भी इडियम्स हो सकता है ना, कोई प्रोवर्ब्स हो सकती हैं, कोई कहावत हो सकती है, कोई इडियम और फ्रेज होगा। इडियम्स या फिर फ्रेजेस हैं, ये भी किसके पार्ट हैं, लेक्सिकन के वर्ड हैं। जैसे हमने कहा ABC, ये 3 लेटर मिला करके इसका मतलब है टू बिगिन या टू स्टार्ट, बिगिनिंग से। कोई प्रोवर्ब्स हो सकती है, कोई कहावत हो सकती है, ये भी लेक्सिकन, प्रोवर्ब्स हो सकती है, या सेइंग्स जिसे हम कहते हैं, कहावतें हो सकती हैं। जैसे कहा जाए कि प्रोवर्ब में हमने कह दिया डू और डाई, करो और मरो। तो ये भी एक कहावत है, एक प्रोवर्ब्स है, एक सेइंग है, किसी का स्टेटमेंट है। तो ये सब किसका पार्ट है, ये सब सारे पार्ट किसके हैं, प्रोवर्ब्स के। आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी वर्ड जिसका अपना किसी सेंटेंस में मीनिंग हो,
हम लोगों ने अभी अभी जो वर्ड हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा हम लोगों ने, जारगॉन्स क्या होता है, यानी अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे क्या है, तो इतनी बड़ी जारगॉन्स पढ़ा पहले, ये देखिए, तो जारगॉन्स पढ़ा हम लोगों ने, पढ़ा कि जारगॉन्स क्या होता है, तो उसकी हमने डेफिनेशन देखा। तो जारगॉन्स में जैसे ये हमारा वर्ड है जारगॉन्स, ये कह सकते हो कि ये शब्दावली कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो कि हर विभाग की अपनी एक शब्दावली होती है, तो उनको हम बोलते क्या हैं, जारगॉन्स होते हैं। तो जारगॉन्स में ये डेफिनेशन लिख लिया कि लैंग्वेज यूज बाय पीपल हु वर्क इन अ पर्टिकुलर एरिया और हु हैव अ कॉमन इंटरेस्ट, एग्जाम्पल हो गए थे। फिर दूसरी चीज हम लोगों ने देखा क्या, लेक्सिकल वर्ड। तो लेक्सिकल वर्ड वाले ये हमने देखा, इन्हें हम कंटेंट वर्ड्स कह सकते हैं, जिनका अगर हिंदी में कहें तो ये कह सकते हैं कि जिनका अपना अर्थ हो, यानी किसी सेंटेंस में ऐसे शब्द जिनका कोई अपना अर्थ हो। ये डेफिनेशन लिख दिया है कि इट इज अ सिंगल वर्ड और पार्ट ऑफ वर्ड, एक शब्द भी हो सकते हैं, शब्द का एक हिस्सा भी हो सकता है, पार्ट ऑफ वर्ड हो सकता है, या एक वर्ड की पूरी चेन हो सकती है, जो एक बेसिक एलिमेंट यानी बेसिक तत्व बनाता है, यानी अपना एक अर्थ दे रहा भाषा में, उसको हम क्या कहते हैं, लेक्सिकन वर्ड। इसमें क्या क्या होता है, नंबर 1 पर हमने लिखा लेक्सिकन वर्ड में केवल एक शब्द आ सकता है, लेक्सिकन वर्ड में पार्ट्स ऑफ वर्ड आ सकते हैं, पार्ट है ना, पार्ट्स ऑफ वर्ड में क्या आता है अंदर, सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस आता है, यानी उपसर्ग और प्रत्यय की बात करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में जैसे हमने सेंस वर्ड लिखा था, इसमें हमने जोड़ दिया नॉनसेंस, लाउड में हमने लाउडेस्ट जोड़ दिया, और इसी का पार्ट है जैसे दूसरा, ये तीसरा पार्ट हमारा क्या हुआ, जिसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब में हमने लिखा क्या, ब्रिंग अप, पालन पोषण करना, टेक केयर। इसी में चौथा हमने वर्ड लिखा कोई इडियम हो सकता है, एबीसी लिख दिया, तो ये टू स्टार्ट या टू बिगिन। और पांचवा हमने लिखा प्रोवर्ब्स यानी सेइंग या कहावतें, प्रोवर्ब्स या सेइंग, डू और डाई। ये सारे एग्जाम्पल हो गए हमारे किसके, ये सारे एग्जाम्पल लेक्सिकल वर्ड या लेक्सिकल कंटेंट या लेक्सिकल आइटम इनके हो गए। अब एक वर्ड बड़ा फेमस है, हम लोग जानते हैं कि एक वर्ड आता है डिफ्थोंग। ये डिफ्थोंग क्या होता है, पहले हम डिफ्थोंग को आने से पहले डिफ्थोंग पर कुछ चीज़ें बताते हैं। जैसे आज जो हम डिस्कस करेंगे, डिफ्थोंग क्या है, फनीम्स क्या है, और सेमेंटिक्स क्या है, जो कई क्वेश्चन आपके एग्जाम, सारे जितने टर्मिनोलॉजी हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। मॉर्फीम क्या है, तो इन सारे शब्दों को, तो पहले हम लोग डिफ्थोंग्स को डिस्कस कर लें। डिफ्थोंग्स को डिस्कस करने के पहले हमको 2-3 चीज़ें बतानी पड़ेंगी। जैसे 26 लेटर्स होते हैं, समझना है। जैसे इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, इनमें से 5 जो हमारे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वॉवेल्स, और 21 जो हैं ये क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स। अब एक बार क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, कितने साउंड्स हैं, तो उसमें या वॉवेल्स कितने हैं, साउंड्स कितने हैं। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने वर्ड्स होते हैं। जैसे टोटल साउंड्स में जैसे वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स को मिला करके टोटल ध्वनियाँ कितनी हैं, तो वो टोटल हैं 44। इनमें से जो है 8 हमारे क्या हैं, टोटल जो साउंड्स की हम बात करें तो साउंड्स कितने हैं 44। इस 44 में 20 हमारे वॉवेल साउंड्स हैं, वॉवेल साउंड्स हैं, और 24 हमारे
कॉन्सोनेंट्स हैं, या कहें कि कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। ये 20 हो गए और ये 24। 20 और 24 मिला के टोटल कितना हो गया हमारा 44। इस 20 में हम देखते हैं फिर इसका डिवीजन किया गया है। इस 20 में डिवीजन क्या किया गया है, 20 में जो डबल वॉवल होते हैं या डबल साउंड्स होते हैं, ग्लाइड वॉवल्स उन्हें बोलते हैं, तो उन्हें क्या होता है, जो 12 हैं ये मेन वॉवल हैं, और जो 8 हैं इन्हें बोलते हैं क्या, तो 12 हैं ये सिंपल वॉवल इन्हें कह सकते हैं, इन्हें क्या कहेंगे, सिंपल वॉवल्स हैं। और 8 जो हैं इन्हें डिफ्थॉन्ग कहा जाता है। हिंदी में क्या कहेंगे, संयुक्त स्वर बोलते हैं इन्हें। डिफ्थॉन्ग को क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर। तो 8 हमारे क्या होते हैं, ये डिफ्थॉन्ग्स होते हैं। डिफ्थॉन्ग्स होते कौन कौन है, हम लोग अगर डिफ्थॉन्ग पूछ ले कौन कौन है, तो ई एल ए ए ये सब सारे वर्ड्स हमारे क्या हैं, डिफ्थॉन्ग्स हैं। चलिए, तो ये डिफ्थॉन्ग वर्ड बताने के लिए हमें वॉवल और कॉन्सोनेंट वर्ड बताना पड़ा। अब वर्ड अगला क्वेश्चन आता है कि फनीम्स क्या होते हैं। व्हाट आर द फनीम्स। फनीम्स क्या होते हैं, इनकी एक परिभाषा आती है, जहां पर जिस किसी इसके नाम से पता है ना, इसके नाम से पता चलता है क्या, फोन का मतलब साउंड है ना। फनीम्स का होता क्या है, इसका अर्थ होता है ध्वनिम। ये ध्वनिम है, यानी किसी साउंड की बात करते हैं, जब कहीं पर ध्वनियों की बात करते हैं, और साउंड में जो सबसे छोटी साउंड हो उसको हम क्या बोलते हैं, जो सबसे छोटी इकाई हो ध्वनि की उसको हम बोलते हैं फनीम्स। यानी हमने कहा इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। ये जो ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई है, अगर इसे हम हिंदी में कहें तो कह सकते हैं कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है, इसका मतलब है उसको हम क्या बोलते हैं, फनीम, है ना। छोटे छोटे एग्जाम्पल दिया जाए, जैसे हमने कहा, एग्जाम्पल के रूप हमने कहा टीएच लिखा था या पीएच लिखा फा, तो इसका मतलब है फा लिखने के लिए इससे छोटी इकाई नहीं हो सकती है ना। चा लिखना है तो चा लिखेंगे CHA चा, तो ए तो लिख देंगे, यानी ए हटा, छा लिखना है अगर, तो ये सबसे छोटी इकाई है। तो ये जितनी छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट, इससे ज़्यादा कोई छोटी यूनिट नहीं हो सकती है। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट हो उसको हम बोलते हैं क्या, फनीम। छोटे छोटे टर्म्स हैं। इसके बाद एक टर्म आता है मॉर्फीम। क्या होता है मॉर्फीम, क्या होता है, जैसे नेक्स्ट वर्ड हम लोग लिखते हैं क्या, मॉर्फीम। ये टर्मिनोलॉजी में फनीम हो गया, और अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, मॉर्फीम। तो नेक्स्ट वर्ड है, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, मॉर्फीम, MORPHEME। मॉर्फीम क्या होते हैं हमें पढ़ना पड़ेगा। तो मॉर्फीम की पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। जैसे
A morpheme is the smallest meaningful unit. कैसी होनी चाहिए? smallest meaningful unit, smallest meaningful unit of a language. इसका मतलब क्या हुआ कि मीनिंगफुल कैसे होनी चाहिए? ध्यान रखना यह है कि ऐसा कोई वर्ड ना हो, जैसे हमने लिख दिया, हमने लिखा EPN लिखा, EPN लिखा, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं लेकिन वर्ड्स नहीं, क्योंकि मीनिंगफुल नहीं। लेकिन अगर इसको ऐसे लिख दें PEN तो ये मीनिंगफुल एक वर्ड हो जाएगा। जैसे हमने लिखा था अभी नॉन वर्ड लिखा था, अब सेंस के पहले लगाया था, तो कंप्लीट वर्ड क्या है? सेंस, और इसके पहले हमने एक वर्ड लगा दिया नॉन, तो ये सबसे मीनिंगफुल छोटी यूनिट है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? मॉर्फीम। मॉर्फीम का मतलब है स्मॉलेस्ट यूज, है ना, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूज जो है वो सब हमारा क्या है? मॉर्फीम। जैसे यूजुअल, ये स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है। जैसे USUAL, यूजुअल, ये स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है। तो इसका मतलब याद रखना है, ये छोटे छोटे टर्म हैं, एक एक क्वेश्चन इसमें आता है। ध्यान, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान देना है किस पे? कि जो अर्थ बना सके, है ना। जैसे हमने लिख दिया कोई वांटेड, WANTED, वांटेड लिख दिया। अब इसी में कोई वर्ड लगा दिया अन, तो क्या हो जाएगा? अनवांटेड। तो अन शब्द जो लगा है ये सबसे छोटी और मीनिंग, इसका कुछ अपना अर्थ है, मीनिंगफुल यूनिट है और इसका कुछ अर्थ है। इसका मतलब है, इसे हम कहते हैं क्या? मॉर्फीम। अब अगला वर्ड हम लोग पढ़ते हैं, जो टर्मिनोलॉजी, एक टर्म आता है सिंटेक्स। थर्ड वाला जो जिस नंबर का अगला टर्म है हमारा, हम लोगों ने जो पढ़ा, तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा भी। हम लोगों ने पढ़ा, एक मॉर्फीम पढ़ लिया, एक वर्ड हमने क्या लिखा? फनीम्स पढ़ लिया, एक हमने वर्ड पढ़ लिया क्या? वही डिफ्थोंग वाला, और एक वर्ड हमने पढ़ लिया यहाँ पर क्या? कंटेंट या लेक्सिकन वर्ड हो गए। तो लेक्सिकन वर्ड के बाद में जार्गन्स। तो यानी हमने कितने वर्ड्स पढ़े? एक वर्ड पढ़ा हम लोगों ने जार्गन्स, यानी इसको हम फर्स्ट वर्ड मान लेते हैं। दिस वन इज फर्स्ट, जार्गन्स पढ़ लिया। जार्गन्स की ये कैटेगरी हम लोगों ने पढ़ लिया। लेक्सिकल ये सेकंड वर्ड हो गया। इसके बाद हम लोगों ने थर्ड वर्ड में देखा कि फ्रेजल वर्ड इसी का काइंड हो गया। थर्ड में हमने देखा क्या? कि डिफ्थोंग वगैरह हम लोगों ने पढ़ा कि डिफ्थोंग किसे कहते हैं, यानी ये थर्ड नंबर पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 8 हमारे डिफ्थोंग होते हैं, डिफ्थोंग्स पढ़ा। फिर फोर्थ नंबर पर हम लोगों ने कहा क्या? फनीम्स क्या होते हैं, इन फनीम्स को हम लोगों ने पढ़ा। फनीम्स के बाद में हम लोग जो है फोर्थ नंबर के बाद में हम लोगों ने क्या देखा? फिफ्थ नंबर पर ये वर्ड हमारा आ गया क्या? मॉर्फीम। यानी 5 टर्म हम लोग पढ़ चुके हैं, और अब हम लोग 6 नंबर का वर्ड पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज अ सिंटेक्स। SYNTAX। एक्चुअल में जब हम लोग हाई स्कूल इंटर में
या कंपटीशन में कहीं पर जब सिंटेक्स पढ़ते हैं तो सिंटेक्स क्या होता है, कई बार सिंटेक्स के आगे लिखा होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी यह सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब सिमिलैरिटी। तो इसका मतलब है हम ये भी कह सकते हैं कि सिंटेक्स के आगे हम ये भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर एग्रीमेंट के बजाय हम लोग कह सकते हैं कॉनकॉर्ड, या फिर हम इसे कह सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब सिमिलैरिटी। यानी इनमें से कोई वर्ड यूज कर सकते हैं कि सब्जेक्ट जैसा है वैसा वर्ब है, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जो सिंटेक्स में हम क्या कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हिंदी की बात करें तो इसका मतलब क्या है, हिंदी में से क्या कहते हैं वाक्य विन्यास। हिंदी में से क्या कहेंगे वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास का मतलब क्या हुआ कि किसी सेंटेंस के साथ जैसा सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब है कि नहीं है, या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा हुआ वर्ड वो सही है कि नहीं है। हम जानते हैं कि सब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे हमने कहा कि राम और मैंने लिखा प्ले, तो ये गलत होगा क्योंकि ये क्या है नाउन है, और नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं इसमें एस लगाते हैं, SEIS। और वर्ब में जब वर्ब को जो अगर हम SS लगा देंगे वर्ब में तो वर्ब हमारा सिंगुलर हो जाएगा। यानी दोनों में डिफरेंस समझना है। नाउन जितने भी नाउन्स हैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में, सारे ओरिजिनल फॉर्म में नाउन सिंगुलर होते हैं, उन्हें प्लूरल बनाया जाता है। यानी जितने नाउन्स हैं वो अपने मूल रूप में अपने ओरिजिनल फॉर्म में सारे सिंगुलर होते हैं, उन्हें प्लूरल बनाया जाता है। जबकि वर्ब जो हैं वो क्या होते हैं, वर्ब हमेशा प्लूरल होते हैं, उन्हें सिंगुलर बनाते हैं, यानी उन्हें एस लगा करके जो है उसमें एस लगा करके सिंगुलर बनाएंगे। जैसे अगर हमने प्ले लिख दिया तो प्लूरल है, लेकिन प्लेज लिख दिया तब सिंगुलर वर्ब हो गई, यानी ये क्या बनी हमारी सिंगुलर वर्ब है, और ये क्या है सिंगुलर नाउन है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। सिंगुलर वर्ब बनाने का तरीका क्या है, एस लगाएंगे, यानी वर्ब में एस लगाते हैं तो वर्ब सिंगुलर होती है, और नाउन में एस लगा देंगे तो नाउन प्लूरल हो जाते हैं। ये सब सारी चीज़ें उल्टा होती हैं, ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है कि इन सारी चीज़ों को समझना है। किसी तरह का कोई डाउट है तो एक कमेंट करके हमसे पूछिए कि किस तरह का कोई क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा है। अब क्या है, एक टर्म होता है क्या, 7th वाला टर्म हम पढ़ेंगे जिसको कहते हैं क्या, हम लोगों ने पहले नहीं पढ़ा होगा लेकिन अब पढ़ना पड़ेगा, कोलोकेशन। कोलोकेशन, कोलोकेशन क्या होता है, पहले कोलोकेशन को पढ़ लेते हैं। किसे कहते हैं कोलोकेशन? These are the words that go together। यानी इसकी डेफिनेशन क्या कहेंगे, These are the words that go together क्या करने के लिए, टू मेक एम्फेसिस। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एक साथ यूज किए जाते हैं और वो अपने शब्द अगले वाले शब्द पर कुछ न कुछ जोड़ डालते हैं। जैसे चाहे हम ये कह सकते हैं कि वो एडजेक्टिव का काम करेंगे,
चाहे ये कहेंगे कि उससे उस वर्ड को पर थोड़ा जोर डाल देते हैं, उसको पर्टिकुलराइज कर देते हैं। जैसे हमने एक वर्ड लिख लिया एग्जाम्पल के तौर पर TALL टॉल बिल्डिंग, BUILDING। अब बिल्डिंग शब्द क्या है, नाउन है, केवल बिल्डिंग। अब इसके पहले हमने टॉल लिख दिया, इसका मतलब है ये टॉल क्या है, एम्फेसाइज कर रहा है किस पे, बिल्डिंग पर। हमने कहा सनशाइन, सूरज है ना, एक वर्ड लिखा सनशाइन। अब सनशाइन लिखा है, इसी पर हमने वर्ड कोई ऐड कर लिया, उस पर क्या लिख दिया हमने, एक वर्ड ऐड कर दिया जिसे हम क्या कहते हैं, ब्राइट सनशाइन। कोई एडजेक्टिव ऐड कर दिया तो ये हमारा ब्राइट शब्द हो जाएगा। सनशाइन तो है लेकिन कैसा, चमकीला सनशाइन है, तो ब्राइट हमारा क्या हो जाएगा, कोलोकेशन। अगला वर्ड हमने लिखा जैसे रेन है ना, केवल रेन लिखा, ये नाउन है, लेकिन आगे उसमें कोई वर्ड जोड़ दिया हैवी रेन, तो इसका मतलब रेन कैसी है, बरसात तो है लेकिन ये कैसी है, तेज वाली बरसात है। इस तरह का ये हमारे कोलोकेशन वर्ड होते हैं। अगला टर्म हम लोगों के लिए जो वर्ड आता है वो हम जानते हैं क्या है, कि जैसे सेमेंटिक्स, सेमेंटिक्स वर्ड हम देखते हैं जैसे क्या होते हैं। तो सेमेंटिक्स की पहले हम 8th वाला 7th कोलोकेशन हो गया, होप्स हो कि बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब सेमेंटिक्स SEMANTICS, सेमेंटिक्स। सेमेंटिक्स जो वर्ड होते हैं होते क्या हैं, द स्टडी ऑफ द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। इसकी डेफिनेशन क्या है, द स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ, द स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, हो सकता है फ्रेज हो, तो इसमें यह भी कह सकते हैं, वर्ड्स में वैसे तो सब आ गए लेकिन हमने लिख दिया एंड फ्रेजेज। इसका मतलब है कि कौन सा वर्ड कहां पर अप्रोप्रिएट होगा, उसकी क्या मीनिंग निकलती है जिस वर्ड के लिए। जैसे बाय द वे हम हिंदी में बोला कि वह मेरा गहरा दोस्त है, अब गहरा दोस्त है, हमने मीनिंग देखा डीप मीन्स होता गहरा। और अगर हम ये इंग्लिश बना दें कि ही इज माय डीप फ्रेंड, तो इसका मतलब है ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि डीप तो हम उस गहराई की किसी मेजरमेंट के लिए लगाते हैं, तो ये यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ये इसका मतलब है वो गलत हो जाएगा। और गहरा की मीनिंग यहाँ पर नहीं होगा। कोई गहरा दोस्त का मतलब है कि कोई खास दोस्त है, खास दोस्त का मतलब है कि जिससे गहरा लगाव है। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि ही इज़ माई फास्ट फ्रेंड, या ये कह सकते हैं ही इज़ माई बॉजम फ्रेंड, जिगरी दोस्त, ये वर्ड लगाएंगे। तो इसलिए ऐसे वर्ड जो मीनिंगफुल होने चाहिए, जहाँ पर जिस वर्ड की मीनिंग होती है उस वर्ड को मीनिंग लगाएं। ऐसा ना हो कि केवल सेंस के अनुसार कोई वर्ड लगा दें। तो किस वर्ड के लिए कौन मीनिंग अप्रोप्रिएट यूज की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सेमेंटिक्स है। मुझे लगता है कि ये बातें क्लियर हो रही होंगी, है ना। इसमें सेमेंटिक्स क्या डीप नहीं होगा, बॉजम होगा, है ना, फास्ट फ्रेंड लगा सकते हैं। तो
हम लोगों ने फनीम पढ़ लिया है और सेमेंटिक्स पढ़ लिया है। अगला एक टर्म आता है होमोग्राफ। 9th वर्ड हम लोग देखते हैं जिसे कहते हैं क्या, होमोग्राफ। होमोग्राफ इसके नाम से पता चलता है। एक्चुअल में ग्राफ का मतलब होता है क्या, लिखना, और होमो का मतलब होता है समान, एक जैसा। तो पहले हम होमोग्राफ की डेफिनेशन लिख लें। अ होमोग्राफ इज अ वर्ड, डेफिनेशन क्या है, ये 9th वर्ड होगा हमारा। अ homograph is a homograph a word, कैसा वर्ड है जो लिखते तो सेम है, that shares the same written form, that has a same written form as another word, as another word, but जैसा दूसरा वर्ड होता लिखने में उसी तरह से हो, लेकिन अंतर क्या है, बट हैज अ डिफरेंट मीनिंग, बट हैज अ डिफरेंट मीनिंग। इसका मतलब क्या है कि ऐसे वर्ड जो लिखने में तो सेम हो लेकिन उनकी मीनिंग अलग हो, तो उनकी मीनिंग अलग हो, लेकिन इसका मतलब है कि अगर जो लोग हिंदी में कि ऐसे शब्द जिनका लिखित रूप समान हो लेकिन अर्थ अलग अलग हों, अर्थ अलग अलग हों, उन्हें क्या कहते हैं, होमोग्राफ। कोई एग्जाम्पल बताना चाहेगा, कोई ऐसा व्यक्ति जो एग्जाम्पल बताए जिनकी मीनिंग लिखने में तो सेम है लेकिन मीनिंग अलग है। जैसे कोई बताना चाहे जिसकी मीनिंग अलग अलग हो, एनीवन। जैसे एक वर्ड है LEAD, इसको एक वर्ड और है LEAD, एक को हम क्या पढ़ते हैं, लेड। एक की मीनिंग क्या है, इसे पढ़ेंगे लेड, जैसे शीशा वगैरह के लिए लगाते हैं इसका। और एक वर्ड हमने लिख लिया, इसको कहेंगे लीड। लीड मतलब बढ़त या नेतृत्व करना। तो इसका मतलब ये है कि दोनों की स्पेलिंग सेम है, और दोनों की स्पेलिंग सेम है लेकिन दोनों की मीनिंग डिफरेंट है। इस तरह से कई ऐसे वर्ड हैं जिनकी स्पेलिंग सेम है। जैसे एक सिंपल तरीका है, रीड एक शब्द हम लोग लिखते हैं READ, रीड,
और READ रीड। अब इसे, इस रीड को तो हम रीड पढ़ते हैं, इसका सेकंड फॉर्म है तो इसे हम लोग रेड पढ़ते हैं, लेकिन इसमें मीनिंग सेम है, केवल फॉर्म चेंज है। लिव और लाइव एक वर्ड है। लिव मीन्स रहना, लाइव मीन्स सजीव। तो इस तरह के वर्ड्स ऐसे हैं जिनका अर्थ अलग हो लेकिन मीनिंग अलग हो, लेकिन रिटन फॉर्म जो है वो सेम है, उसको हम क्या कहेंगे? होमोग्राफ। तो होमोग्राफ हो गया। और अब एक वर्ड होता है, हम लोग लिख लें होमोफोन। तो ये 10th वर्ड हम लोग लिख रहे हैं आज। होमोफोन। होमोफोन। होमोफोन की अगर हम बात करें तो इसके नाम से पता है, हम सब जानते हैं, फोन का मतलब क्या है? साउंड। और फोन, होमो का मतलब सेम और फोन का मतलब साउंड, यानी समान ध्वनि हो। लेकिन यहां पर क्या करना है? स्पेलिंग भी अलग है और स्पेलिंग भी अलग होगी, अर्थ भी अलग होगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उनका जो है सेम होगा। जैसे हमने कहा कि वर्ड्स विच have the same pronunciation but the meaning and the meanings and spellings are different। इसका मतलब है ऐसे शब्द जिनकी या जिनका ऐसे शब्द जिनका अर्थ व वर्तनी यानी जैसे स्पेलिंग अलग 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 हो, लेकिन उच्चारण समान हो, होमोफोन्स कहलाते हैं। होमोफोन्स कोई एग्जाम्पल, जिनको इंग्लिश में दिक्कत है वो लोग हिंदी वाले टर्म पढ़ लें। और कोई एग्जाम्पल इसका बताओ, आप लोग सोचो, जिनकी स्पेलिंग जो है मीनिंग अलग हो और स्पेलिंग, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा TOO2, TO2, TWO2, तीनों की मीनिंग अलग है, स्पेलिंग अलग है, लेकिन जो है ऐसे शब्द जिनकी वर्तनी अलग अलग है, अर्थ अलग अलग है, लेकिन इसको भी टू पढ़ेंगे, इसको भी टू पढ़ेंगे, इसको भी टू पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है
कि ऐसे शब्द जिनकी मीनिंग अलग हो उनको हम क्या कहेंगे, अर्थ अलग हो लेकिन प्रोनाउंसिएशन उनको हम क्या कहेंगे, होमोफोन्स कहेंगे। तो मुझे लगता है कि एक टर्म और इसका रह गया है जो हम डिस्कस आज कर लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगला वर्ड, और ऐसे वर्ड आप लोग छांट लेंगे। नेक्स्ट टर्म हमारा है 11th, उस टर्म का नाम है क्या, होमोनिम। होमोनिम है, होमोनिम वर्ड है। देखेंगे क्या होता है, ऐसे वर्ड जिनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है लेकिन उसकी मीनिंग अलग अलग है। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं कि a homonym is a word, homonym is a word, homonym एक ऐसा शब्द है of which the that is spelled and pronounced, that spelled and pronounced like अदर वर्ड, दूसरे शब्द की तरह। स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल दूसरे तरह, लेकिन बट दैट हैज डिफरेंट मीनिंग, लेकिन मीनिंग अलग है। बट हैज a different meaning। सबसे फेमस एग्जांपल है सूट वाला, सूट और सूट। सूट कहेंगे ये चीज आप पर बड़ा सूट करती है, यानी अच्छी लगनी, और सूट का मतलब ड्रेस भी होता है। तो जैसे हमने कहा सूट का मतलब होता है अच्छा लगना, और सूट का मतलब ड्रेस के लिए भी यूज करते हैं। तो इसमें हमने क्या क्या लिखा, और सब सेम है, स्पेल प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन अर्थ अलग अलग है। तो आज हम लोगों ने ये टोटल 11 वर्ड्स देखे हैं, जो है हम लोगों ने इनको समझा है। और कहीं पर किसी भी कैंडिडेट को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए। बाकी सारे चीज़ें हम लोग कब देखेंगे, अगले दिन देखेंगे। तो कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो तो पूछिए। हम क्या करना है, एक एक क्वेश्चन ये ऐसे हैं, इनसे बहुत ही आसानी से हमें कोई न कोई नंबर मिल जाएगा। एक नंबर फ्री के मिल जाते हैं अगर थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे। तो बाकी जितनी चीज़ें हैं हम लोग अगले दिन देखेंगे। थैंक्स फॉर द डे।